गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 जिसमें चला था अपने जलवायु विज्ञान, और इस जलवायु विज्ञान में तीसरा जो अपना ये क्वेश्चन सीरीज है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन जो अपनी अरिहंत वाली बुक है, बाकी जो अन्य बुक हैं उनसे लिए गए क्वेश्चन हैं, कुछ खुद के बनाए क्वेश्चन हैं, तो इसमें ध्यान से देखे पढ़ेंगे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें सिर्फ बताना है सुमेलित कौन सा है। रोसबी तरंग का संबंध किससे है? जेट स्ट्रीम से। अलिनो का संबंध प्रबल मानसून से। सूचकांक चक्कर, वाकर परिसंचरण, हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। तो स्टूडेंट सोच के बताइए कि इसका संबंध किससे होगा? रोसबी तरंग का जेट स्ट्रीम से, या अलिनो का प्रबल मानसून से, सूचकांक चक्कर, वाकर परिसंचरण, या हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। सोचिए। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है? रोसबी तरंग। रोसबी तरंग का संबंध जेट स्ट्रीम से होता है, बिल्कुल सही बात है कि रोसबी तरंग को क्या बोलते हैं? अपने जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अल नीनो मानसून को क्या करता है? ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई। मानसून को प्रबल नहीं करता, क्या करता है? कमज़ोर करता है। ये मानसून को क्या करता है? कमज़ोर। नेक्स्ट, सूचकांक चक्कर, वाकर परिसंचरण, ये भी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल गलत। वाकर परिसंचरण से रिलेटेड नहीं है। इसी का संबंध भी किससे है? अपने कहेंगे जेट स्ट्रीम से। इसका भी संबंध किससे है? जेट स्ट्रीम से। हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। अभी देखते हैं मध्य अक्षांशीय कोशिका किस प्रकार की कोशिका है। ये अपनी अर्थ, इस अर्थ में देखें ये वाली कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बाद ये मध्य अक्षांशीय है, और ये कौन सा? ध्रुवीय बात। ये वाला कौन सा? ध्रुव वाला रीजन। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो कोशिका संचरण बनते हैं जिसको बोलते हैं अपने कौन सी? हेडली कोशिका। हेडली कोशिका के बाद कौन सी बनती है? फेरल कोशिका। और फेरल कोशिका के बाद कौन सी बनती है? ध्रुवीय कोशिका। तो 3 कोशिका। तो मध्य अक्षांश पर कौन सी बनती है? फेरल। तो यहाँ पर लिखा है हेडली कोशिका, मध्य अक्षांशीय कोशिका। बिल्कुल क्या है? गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। रोसबी तरंग का संबंध किससे है? जेट स्ट्रीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर। 32 में लिखा है कि शुष्कता मरुस्थलों की क्या होती है? विशिष्ट विशेषता होती है। बिल्कुल सही बात है कि शुष्कता मरुस्थलों की होती है। शुष्क होते हैं हम सारे मरुस्थल, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से क्या होगी? कम वर्षा होगी, वो सारे के सारे क्या होंगे? मरुस्थल। यहाँ पर अब मरुस्थलों में कारण क्या दिए? कहता मरुस्थलों में कम वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है, कम वर्षा होती है। और उच्च वाष्पीकरण भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो अपने देखते हैं इसको। शुष्कता मरुस्थल की विशिष्ट विशेषता होती है क्योंकि मरुस्थल में कम वर्षा अथवा उच्च वाष्पीकरण होते हैं। कथन और कारण दोनों क्या हैं? सही हैं। और सही क्या हो रही है? व्याख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 नंबर। कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? अगर किसका प्रतिशत बढ़ जाए? कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रतिशत बढ़ जाए, इनमें क्या घटित नहीं होगा? ये लिख रहा नहीं होगा। पहले देखते हैं। पृथ्वी गर्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी गर्म होगी क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में अगर क्या होगी? परत बन जाएगी, तो ये आने वाली जो शॉर्ट वेव है इनको आने देगी, लेकिन जो पार्थिव किरणों को ये वापस क्या हो जाएगी? पृथ्वी की ओर वापस मोड़ देगी। तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही। ध्रुवों पर बर्फ़ पिघलेगी, तापमान बढ़ेगा, पृथ्वी का जो ग्लेशियर क्या होंगे? मेल्ट होंगे। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा है समुद्र तल घट जाएगा। समुद्र तल घट जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। यानी ग्लेशियर जितने भी क्या होंगे? पिघलेंगे। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? नदियों में आएंगे, और नदियों का लेवल क्या होगा? जो समुद्रों का लेवल बढ़ेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत करें। नेक्स्ट देखते हैं अपने 4 नंबर। वायु ताप बढ़ जाएगा, वायु का तापमान भी बढ़ेगा। ये भी बात बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 3rd नंबर। समुद्र तल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण से बना है। बिल्कुल सही बात लिखिए, गैसों के मिश्रण से बना है। यहाँ एक ऑप्शन और आता है, यौगिक से बना है। यौगिक से नहीं बना, मिश्रण से बना। ये वाली बात ध्यान रखनी कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है, यौगिक नहीं है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है। अब देखना, पृथ्वी के नज़दीक पूछा है कि वायुमंडल में कौन सी गैसों की मुख्यतः पाई जाती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पाई जाती हैं। मीथेन और ऑक्सीजन ये भी वायुमंडल में मिलती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी मिलती हैं। नाइट्रोजन और मीथेन ये भी मिलती हैं। अब इसमें पूछा है पृथ्वी के नज़दीक पूछा सर्वाधिक मात्रा में, और पृथ्वी के नज़दीक सर्वाधिक मात्रा में अपने को मिले कौन सी? नाइट्रोजन और कौन सा? ऑक्सीजन।
जिन दोनों का प्रतिशत कितना है, लगभग 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? जो मानव द्वारा बनाए गए जो उपग्रह, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, कहाँ एस्टाब्लिश होते हैं? मेजोस्फीयर यानी मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर तापमंडल, शोमंडल, ट्रोपोस्फीयर समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो सोच के बताइए कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ एस्टाब्लिश करते हैं? तो आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर नंबर क्या होगा, थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉन एलन विकिरण मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपना, वॉन एलन जो विकिरण मेखला, ये निम्न में से कहाँ मिलती है? मध्यमंडल में, बरहीमंडल में, शोमंडल में। तो सोच के बताइए, वॉन एलन विकिरण मेखला अपने को कहाँ मिलेगी? सोच के बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 नंबर। कहाँ मिलती है अपने को? बरहीमंडल में। कौन सी? वॉन एलन विकिरण मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में लिखा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय जो कौन सी है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन या ऑर्गन है या हीलियम है या नियॉन है? तो सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसमें जो ऑप्शन अपना राइट होने वाला है, कौन सी? ऑर्गन। तो अपने पढ़ते हैं जब, तो कौन सी आती है? ऑर्गन कैसी है? एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट 38 नंबर। 38 में लिखा है निशादीप्त मेघ। निशादीप्त मेघ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने नॉक्टिलूसेंट क्लाउड, इसका निर्माण कहाँ होगा? निर्माण कहाँ होते हैं? अब देखो, जिससे पूछा जाए अपने क्लाउड, सारे के सारे जितने भी क्लाउड है, इन क्लाउड का जो निर्माण, जैसे सीरस क्लाउड है, पक्षा मेघ है, पक्षाप स्तरीय मेघ है, स्तरीय मेघ है, ये सभी के सभी मेघों का निर्माण तो अपनी होता है शोभमंडल में, जो ट्रोपोस्फियर। अब इसमें पूछा नॉक्टिलूसेंट क्लाउड ये कहाँ बनते हैं? तो ये कहाँ बनते हैं? तो शोभ सीमा, समताप सीमा या मध्य सीमा? तो सोच के बताइए। इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा कौन सा? मेजोस्फीयर, यानी जो अपना मध्य सीमा वाला पार्ट है, यहाँ पर नॉक्टिलूसेंट क्लाउड अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 39%। अब 39% में दिया अपने को कि ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ लिखा ऊपर से नीचे की ओर, वायुमंडल में विभिन्न पदों यानी विभिन्न जो परतें, इनकी सीमाएं जो पोज बोलते हैं, का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम पहले बना लेते हैं अपने, कौन कौन सा सही क्रम होता है। ये अपने पास आ गया, ये अपना क्या होगा? शोभ मंडल। शोभ मंडल के बाद स्तंभता मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयनों मंडल और उसके बाद कौन सा? बरहीमंडल। तो इसको बोलते हैं अपने ट्रोपोस्फियर। कौन सा? ट्रोपो। इसको बोल के है स्ट्रेटोस्फियर, और इसको क्या बोलते हैं? मेजोस्फियर। मेजोस्फियर के बाद क्या बोलते हैं? आयनोस्फियर। आयनोस्फियर के बाद तो होता है कौन सा? अपना एक्सोस्फियर। अब इसमें परतें नहीं पूछा, इसमें सीमा के बारे में पूछा, पोज के बारे में। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के मध्य क्या होती है? ट्रोपोपास। इसका नाम है ट्रोपोपास। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर और मेजोस्फियर के बिटवीन कौन सी होती हैं? अपने कहेंगे स्ट्रेटोपास। बिल्कुल सही। मेजोस्फियर और आयनोस्फियर के मध्य कौन सी होती हैं? अपने कहेंगे मेजोपास। और उसके बाद कौन सी है? मैग्नेटोपास। मैग्नेटोपास। तो ये पास है। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर है ट्रोपोपास, स्ट्रेटोपास, मेसोपास और कौन सा? मैग्नेटोपास। अब देखो कहाँ ये दिखाई दे रहा है अपने को, ये ऑप्शन नंबर 3 में, ट्रोपोपास, स्ट्रेटोपास और मेसोपास और कौन सा? मैग्नेटोपास। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन राइट किए हैं उन सभी का ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अपनों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था, ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहे हैं, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। अब ऊपर से नीचे की ओर पूछ रहा है तो देख लो मैग्नेटोपास, मेसोपास, स्ट्रेटोपास और कौन सा? ट्रोपास। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? 1 नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर बिल्कुल क्या होगा? सही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे बढ़े। वायुमंडल की संरचना में कितने प्रतिशत योगदान किसका है? नाइट्रोजन का। इसमें नाइट्रोजन का योगदान पूछ रहे हैं। तो नाइट्रोजन अपने भली भांति जानते हैं कितना होते हैं? 78%। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 नंबर 78%। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है? न्यूनतम तापमान की सीमा। अब लिखा है न्यूनतम तापमान की सीमा। सीमा पूछ रहा है, यानी जो सीमा जिसको अपने पोज बोलते हैं,
निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देख लेते हैं इसको। ये अपना क्या होता है, अपने ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मेजोस्फियर, और ये कौन सा होता है अपने आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। ये देखो ट्रोपोस्फियर, ये कौन सा स्ट्रेटोस्फियर, ये कौन सा मेजोस्फियर, और इसके ऊपर क्या होता है ट्रोपोपास, और ये कौन सी होती है स्ट्रेटोपास, और ये कौन सी होती हैं मेसोपास, और ये कौन सी होती हैं ट्रोपोपास। अब देखो यहाँ पर ट्रोपोपास की बात रही, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे क्या होगी हाइट बढ़ेगी तापमान क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पर अपने को पता है यहाँ पर कितना मिलते हैं -45 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर कितना होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तो समताप सीमा पर तापमान कितना हो जाता है, अपने कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा जाए समताप सीमा पर या स्ट्रेटोपास पर तापमान कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो मेसोपॉज है इसमें तापमान फिर क्या होता है, गिरता है, तो यहाँ पर कितना चला जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। तो मेसोपॉज क्या है, सबसे न्यूनतम तापमान वाली सीमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा अपने मेसोपास। मेसोपास क्या है, सबसे न्यूनतम तापमान की सीमा। नेक्स्ट लिखे हैं ब्रह्मांड किरणें। ब्रह्मांड किरणें यानी जो कॉस्मिक रेज है, कॉस्मिक रेज का परिलक्षण किस मंडल में किया जाते हैं? कॉस्मिक रेज के बारे में बताना है कि इसका परिलक्षण अपने कौन से मंडल में किया जाते हैं। तो सोच के बताइए, आयन मंडल में, या बरही मंडल में, या शो मंडल में, या समताप मंडल में। तो सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर होगा नंबर 1। आयन मंडल में क्या करते हैं, ब्रह्मांडिक किरणें कॉस्मिक रेज का क्या किया जाता है, परिलक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 43 नंबर 43 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान में क्या होते हैं, वृद्धि बताना है। अभी देख लेते हैं किसमें वृद्धि होती है। ये अपना धरातल से देखें, ये ट्रोपोस्फियर, शो मंडल, ये समताप मंडल, और ये कौन सा मध्य मंडल, यहाँ तक पढ़ते हैं। ये अपने को पता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो। देखो ये सारे के सारे इंग्लिश में ही आएंगे, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर शोभ सीमा और समताप मंडल ये लिखे होंगे, ये सारा का सारा इंग्लिश में ही लिखा हुआ पेपर के अंदर भी। तो स्ट्रेटोस्फियर है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में अपने को पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। हाइट बढ़ेगी, तापमान क्या होगा, कम होगा। किसकी घटना है, ट्रोपोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है हाइट बढ़ती है और तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है। आगो सर क्यों बढ़ता है, कारण क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है, अपने कहेंगे जो कौन सी परत पाई जाती है, O3 परत, जिसको अपने ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत का काम क्या है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, किरणों क्या करती हैं, एब्जॉर्ब भी करती है और क्या करती है, रिफ्लेक्शन यानी अवशोषण करने का काम भी करती है और क्या परावर्तित करने का भी काम करें। जब अवशोषण करेगी तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो यही तो पूछ रहे हैं, कहता ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3 स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट अपने 44 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। अपने को बोल रहे हैं स्थायी गैस नहीं है, तो अपने को पता होना चाहिए स्थायी गैस नहीं है के बारे में पूछे तो है जो अपने को पता होना चाहिए। तो वायुमंडल की 2 गैसें, एक तो कौन सी O2 और कौन सी N2, ये 2 गैसें ऐसी हैं जिसका अमाउंट कितना है 90%, 99% इन दोनों का है। तो ये वायुमंडल कैसी गैसें हैं, स्थायी गैसें हैं, O2 और कौन सा N2, जिसको अपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब लिखा है नाइट्रोजन स्थायी गैस है, ऑक्सीजन भी कैसी है, स्थायी गैस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी गैस है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, अपने पास 3rd नंबर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, स्थायी गैस नहीं है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में लिखा है कि यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष यानी जो अपनी अर्थ और अंतरिक्ष के बीच में क्या है, अगर वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए, बिल्कुल हटा दिया, तो आसमान का रंग कैसा होगा। आसमान का रंग कैसा होगा, तो सोचिए बताइए, नीला, सफ़ेद,
लाल या काला? तो ये बच्चे सारे जानते हैं कि कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 नंबर। कैसा होगा? ब्लैक, यानी काले रंग का होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के धरातल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये 25 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर पूछ रहे हैं, ऊंचाई के ऊपर शुष्क वायु में निम्न में से किस गैस की अधिकता पाई जाती है? किस गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑर्गन की अधिकता पाई जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, या ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाती है? तो सोच के बताइए। ऑर्गन की अधिकता नहीं पाई जाती। ये सबसे भारी गैस है वायुमंडल की, तो कहाँ रहेगी? धरातल के पास। नाइट्रोजन ये पाई जाएगी, और ऑक्सीजन भी क्या रहेगी? धरातल के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? 3rd नंबर होगा कि 25 किलोमीटर में जो पाई जाती है कौन सी? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट अपने पास 47 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। कहता क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, और उसके बाद कहता है बाह्यमंडल, जिसको अपने ब्रीमंडल एग्जोस्फीयर कहते हैं, एक दूसरे को भिन्न करने का आधार क्या है? इसमें बेस पूछ लिया अब, यानी अपनों ने किस आधार पर क्या इन परतों को डिवाइडेशन किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जो अपने आयन मंडल और अपने बाह्यमंडल पढ़ते हैं, इनका आधार क्या है अलग करने का? संयोजन? बिल्कुल नहीं। आर्द्रता? ये भी नहीं होगा। दाब? ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा अपने पास? तापमान। तो तापमान के आधार पर ही इन परतों का क्या किया गया है? डिवाइडेशन किया गया है। तो 47 का आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से सबसे कम तापांतर, सबसे कम पूछा है, सबसे कम तापांतर। तापांतर का मतलब क्या होता है? दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर ही क्या कहलाता है? तापांतर। जैसे दिन का पूछा जाए तो दैनिक तापांतर, वार्षिक पूछा जाए तो वर्ष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वार्षिक तापांतर। तो इसने क्या है? सबसे कम तापांतर कहाँ मिलता है? ऑप्शन अपने पास दिखाई दे रहे हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और मानसूनी क्षेत्र में। तो सोच के बताइए कहाँ मिलेगा सबसे कम तापांतर? देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखाओं में बात करें, यहाँ पर भूमध्य रेखा की, अपने इस बात को जानते भली भांति कि ये वाली कौन सी भूमध्य रेखा और ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कौन सी रेखा अपने पास? मकर रेखा। ये मकर है, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा अपने पास? कर्क रेखा। 21 मार्च, 21 मार्च को सूर्य सीधा कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर। अप्रैल 3 महीने के बाद, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को कहाँ चमकता है? अपने कहेंगे कर्क रेखा पर। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ के बाद 23 सितंबर को वापस कहाँ पर? अपने पास वापस भूमध्य रेखा पर। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 22 दिसंबर को वापस कहाँ पर? यहाँ पर भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर देखा पहला भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या मिलते हैं? सर्वाधिक वर्ष भर क्या आता है? उच्च तापमान। तो यहाँ पर यानी जो सर्दियाँ बिल्कुल नहीं आती, हमेशा तापमान की अधिकता रहती है, तापमान दोनों की अधिकता रहती है। तो तापमान न्यूनतम होने का कारण मिला ही नहीं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? सबसे कम तापांतर कहाँ मिलेगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। अब देखो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में क्या दिन में तो अधिक तापमान हो जाता है, लेकिन रात में क्या होता है? न्यूनतम तापमान। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भी ऐसा होता है और उससे मानसूनी क्षेत्रों में ऐसा। इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन आएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या मिलता है अपने को? सबसे कम तापांतर अपने को दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपने पास आया अम्लीय वर्षा, जिसको अपने बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का कारण क्या है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की बहुलता। नेक्स्ट वायुमंडल में सूक्ष्म लवण कणों की बहुलता, यानी लवण मात्राओं की ज़्यादा मिलती है। वायुमंडल में धूल कणों की बहुलता मिलती है, या वायुमंडल में रासायनिक खाद के कणों की बहुलता मिलती है। तो सोचिए बताइए एसिड रेन का कारण क्या है? देखिए कौन सा कारण है। सबसे पहले बात करें SO2 की बात, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा? देखो ध्यान देना, ये अपना धरातल, इस धरातल में क्या होता है? ये वाले यहाँ पर ये अपना एटमॉस्फेयर है। या हम जितने भी इंडस्ट्री वगैरह धुआं होगा, इन धुआं यानी जितने भी व्हीकल वगैरह होंगे, इस व्हीकलों से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। ये कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। और वायुमंडल में क्या मिलती है? ऊपर अपने को क्लाउड मिलते हैं, और क्लाउड में ये जो बादल होते हैं इसमें क्या मिलता है? H2O, जल की मात्रा मिलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे क्या करेगा? H2O से क्रिया करेगा,
तो किस में चेंज हो जाएगा, ये बनेगा H2SO4 जिसको अपने सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसी प्रकार NO2 जो अपने पास करे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ, ये क्या बनेगा, HNO3 ये बनेगा। तो यहाँ पर जो H2SO4 है होना H2SO4, यहाँ पर होना HNO, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये एसिड है, दोनों के दोनों क्या हैं, एसिड है। इसलिए क्या होगा, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की बहुलता होगी तो क्या होगी, अम्लीय वर्षा का क्या होगा, कारण होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा अपने पास, ये वाला 1 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर कौन सा, 50। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा तत्व जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी क्लाइमेट की अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है। सबसे पहला धरातल से ऊंचाई, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और वायुमंडल की अशुद्धियाँ। तो सोच के बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 3rd, ये 3rd नंबर ऑप्शन आएगा, जलवाष्प। कि वायुमंडल में क्लाइमेटिक की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है अपने पास कौन सा है, जलवाष्प। तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि किस क्वेश्चन यानी 30 से लेकर अपने 50 तक इन 20 प्रश्नों में किसके कितने सही हुए हैं, फिर अपने एनालिसिस करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन की मात्रा बढ़ानी है तो और अपने बढ़ा देंगे, या कम करनी है 10 करने तो वापस 10 कर देंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को क्या कर दिए, शेयर किए, और सबका लाभ होगा। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, गुड नाइट।